क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। अर्थशास्त्र का पेपर है जो 24 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यह पेपर बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 से 18 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 19 से 24 लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको 150 शब्दों में, तथा प्रश्न संख्या 25 से 27 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर 300 शब्दों में देना है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 1 है, किसी वस्तु की उपयोगिता क्या होती है? वस्तु की उत्पादन क्षमता होती है, व्यक्ति की किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता, वस्तु का स्वाद, वस्तु की उपलब्धता। तो किसी वस्तु की उपयोगिता होती है, व्यक्ति की किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता। आपका बा ऑप्शन राइट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे एक उपभोक्ता दी गई कीमत तथा आय पर क्रय करता है, उसे खरीदने की इच्छा कहते हैं, वस्तु की मांग कहते हैं, वस्तु की मात्रा कहते हैं, वस्तु की पूर्ति कहते हैं। तो किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे एक उपभोक्ता दी हुई कीमत तथा आय पर क्रय करता है, उसे वस्तु की मांग कहते हैं। बा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, एक वक्र जिस पर सभी बिंदु उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं, उसे क्या कहते हैं? अनाधिमान वक्र, मांग वक्र, कीमत रेखा, उत्पादन रेखा। तो एक वक्र जिस पर सभी बिंदु उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं, उसे अनाधिमान वक्र कहते हैं। आ ऑप्शन राइट हो जाएगा। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, उत्पादन फलन क्या है? उत्पादन प्रक्रिया, आगतों तथा निर्गत के बीच एक तकनीकी संबंध, किसी फर्म का उत्पादन ढांचा, उत्पादन की योजना। तो उत्पादन फलन है आगतों तथा निर्गत के बीच एक तकनीकी संबंध। इसके बाद 5 नंबर है, अल्पकाल में उत्पादन के कितने साधन स्थिर होते हैं? कोई भी नहीं, सभी, कम से कम एक, अनिश्चित। तो अल्पकाल में उत्पादन के कम से कम एक साधन स्थिर होते हैं। सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, विश्वव्यापी मंदी किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी? 1929, 1930, 1931, 1932। तो विश्वव्यापी मंदी 1929 में प्रारंभ हुई थी। 7 नंबर है, निम्नलिखित में से एक टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु नहीं है? फ्रिज, तौलिया, मेज। तो फ्रिज, मेज, तौलिया, ये सब टिकाऊ वस्तु हैं, भोजन नहीं है। तो दा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक की नीति कहलाती है? राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, विदेशी विनिमय नीति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति। तो केंद्रीय बैंक की नीति कहलाती है मौद्रिक नीति। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, केंद्रीय बैंक के हस्तक्षेप के बिना बाजार में मांग व पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित विनिमय दर क्या होती है? तृतीय विनिमय दर, स्थिर विनिमय दर, प्रतिबंधित विनिमय दर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आ ऑप्शन राइट हो जाएगा, तृतीय विनिमय दर। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद का अर्थ है किसी देश की सीमा के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। यानी सकल घरेलू उत्पाद का अर्थ है किसी देश की सीमा के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। तो आपका सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 3 अंक मिलेगा। 11 नंबर प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ लिखिए। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों जैसे उपभोक्ता, परिवार, फर्म और बाजारों के व्यवहार, निर्णय और सीमित संसाधनों के आवंटन का अध्ययन करती है। इसके बाद है 12 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है, कीमत रेखा किसे कहते हैं? तो कीमत रेखा या बजट रेखा वह रेखा है जो दर्शाती है कि एक उपभोक्ता अपनी आय और वस्तुओं की दी गई कीमतों के आधार पर दो वस्तुओं के किन किन संयोगों को खरीद सकता है। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है,
अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? तो अर्थशास्त्र में बाजार का तात्पर्य किसी विशेष स्थान से नहीं बल्कि उस समस्त क्षेत्र से है जहां क्रेता विक्रेता के बीच स्वतंत्र संपर्क हो और वस्तु की कीमत समान रहने की प्रवृत्ति हो। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, किसी फर्म के आगम से क्या अभिप्राय है? किसी फर्म द्वारा अपने उत्पादित वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री से प्राप्त होने वाली कुल धनराशि को आगम रेवेन्यू कहते हैं। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तिगत आय तथा प्रयोज्य आय में क्या अंतर है? तो व्यक्तिगत आय वह कुल आय है जो व्यक्तियों को सभी स्रोतों से प्राप्त होती है, जबकि प्रयोज्य आय प्रत्यक्ष कर जैसे आयकर घटाने के बाद वास्तव में खर्च करने योग्य बची राशि है। इसके बाद है 16 नंबर क्वेश्चन, आयात व निर्यात क्या है? तो जब कोई देश दूसरे देश से माल या सेवाएं खरीदता है तो उसे आयात इंपोर्ट कहते हैं। इसके विपरीत दूसरे देश को माल बेचना निर्यात यानी एक्सपोर्ट कहलाता है। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्ति विदेशी विनिमय की मांग क्यों करते हैं? तो विदेशी विनिमय मुद्रा की मांग मुख्य रूप से विदेशों से वस्तुओं एवं सेवाओं के आयात, विदेशों में निवेश, पर्यटन और सट्टेबाजी के लिए की जाती है। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं? तो किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कहते हैं। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 6 नंबर मिलेगा। 19 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक है, क्यों कहते हैं? तो केंद्रीय बैंक जैसे भारत का आरबीआई को बैंकों का बैंक इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सभी वाणिज्यिक बैंकों के लिए केंद्रीय संस्था के रूप में कार्य करता है या उनकी जमा राशि रखता है। जरूरत पड़ने पर उन्हें ऋण देता है, बैंकों के बीच लेन देन को निपटाता है, मौद्रिक नीतियां बनाता है और वित्तीय प्रणाली में स्थिरता बनाए रखने के लिए उनका पर्यवेक्षण और विनियमन करता है। ठीक वैसे ही जैसे एक बैंक अपने ग्राहकों को सेवाएं देता है। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य वस्तुओं तथा निकृष्ट वस्तुओं के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। सामान्य वस्तुएं वो होती हैं जिनकी मांग आय बढ़ने पर बढ़ती है, जैसे कार या इलेक्ट्रॉनिक्स, जबकि निकृष्ट वस्तुएं वो होती हैं जिनकी मांग आय बढ़ने पर घटती हैं, जैसे मोटा अनाज, बाजरा या सार्वजनिक परिवहन। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, क्या दीर्घकाल में किसी फर्म की कोई लागत स्थिर होती है? कारण सहित उत्तर लिखिए। नहीं, दीर्घकाल में किसी फर्म की कोई लागत स्थिर नहीं होती, क्योंकि दीर्घकाल वह अवधि है जिसमें फर्म अपने उत्पादन के सभी कारकों जैसे भूमि, पूंजी, श्रम को बदल सकती है, जिससे सभी लागतें परिवर्ती बन जाती हैं। फर्म के पास कारखाना बदलने, मशीनरी खरीदने या पट्टे को समाप्त करने का समय होता है, जिससे कोई भी लागत निश्चित नहीं रह पाती। इसके बाद है 22 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है, व्यावसायिक बैंकों के मुख्य कार्यों को संक्षेप में लिखिए। तो व्यावसायिक बैंकों के मुख्य कार्य धन जमा करना, ऋण देना और भुगतान, वित्तीय सेवाएं प्रदान करना, मुद्रा प्रबंधन आदि। इसके बाद 23 नंबर है, सीमांत बचत प्रवृत्ति का अर्थ। सीमांत बचत प्रवृत्ति से अभिप्राय आय में होने वाले परिवर्तन के कारण बचत में होने वाले परिवर्तन के अनुपात से है। सरल शब्दों में, जब व्यक्ति की आय बढ़ती है तो उस बढ़ी हुई आय का जो हिस्सा बचाया जाता है उसे ही सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। इसके बाद 24 नंबर है, घाटा बजट क्या होता है? घाटा बजट वह स्थिति है जब किसी सरकार, व्यक्ति या संगठन का कुल खर्च उसकी कुल आय से अधिक हो जाता है, यानी आय से ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं और इस कमी घाटे को पूरा करने के लिए धन उधार लेना पड़ता है। यह शब्द मुख्य रूप से सरकारों के लिए इस्तेमाल होता है और यह देश की वित्तीय स्थिति का एक महत्वपूर्ण संकेतक होता है जो राष्ट्रीय ऋण को बढ़ाता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, तो प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 10 अंक मिलेंगे। 25 नंबर प्रश्न है, कुल उत्पादन, औसत उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए, अथवा चालू खाता तथा पूंजी खाता में अंतर लिखिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 26 नंबर है, एक अधिकार की विशेषताएं लिखिए। एक अधिकारी अपनी वस्तु की उत्पादन मात्रा तथा कीमत स्वयं निर्धारित करता है, चित्र सही समझाइए। अथवा राष्ट्रीय आय की गणना करने की किसी एक विधि की विवेचना कीजिए। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है,
साख सृजन प्रक्रिया क्या होती है? व्यावसायिक बैंक अर्थव्यवस्था में किस प्रकार साख सृजन करते हैं? विस्तार से समझाइए। अथवा भुगतान संतुलन से आप क्या समझते हैं? भुगतान संतुलन के चालू खाता तथा पूंजी खाता क्या होता है? विस्तृत विवेचना कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।